नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली बड़ी जानकारी यह है कि प्री 2006 पेंशनर्स को अब धीरे धीरे न्याय मिलना शुरू हो गया है, लेकिन यह न्याय अब भी अधूरा है। जी हां, 2006 से पहले के कुछ विशेष पेंशनर्स को, खास तौर पर 7 अगस्त 2003 से 1 दिसंबर 2006 से पहले के पेंशनर्स को अब धीरे धीरे न्याय मिलना शुरू हो गया है, लेकिन यह न्याय अब भी अधूरा है। 2005 के बीच के पेंशनर्स को ही एसीपी का लाभ लागू किया गया है। 10 साल की सेवा पूरी करने पर नायक और 20 साल की सेवा पूरी करने पर हवलदार के लिए प्रमोशन का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको प्रमोशन के लिए तय मानदंडों को पूरा करना होगा। पहले इस तरह की जानकारियां पेंशनर्स को आसानी से उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन अब हमारे चैनल के माध्यम से ये जानकारियां मिलने लगी हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेंशनर्स ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब उन्हें धीरे धीरे इसका लाभ मिल रहा है, फिर भी यह न्याय अब भी अधूरा ही है। दोस्तों, जो पेंशनर्स पिछले लगभग 1 साल से संघर्ष कर रहे थे, खासकर 2006 से पहले रिटायर होने वाले, उन्हें अब नायक का एसीपी लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही नायक के एसीपी के अनुसार उन्हें ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है और उनका एरियर भी जारी कर दिया गया है, जो कि 6,666 रुपये है। लेकिन दोस्तों, यह न्याय अभी अधूरा है, क्योंकि अगर एसीपी को पूरी तरह से लागू करना है तो इसे सभी योग्य पेंशनर्स पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसलिए 7 अगस्त 2003 से पहले के पेंशनर्स पर भी एसीपी लागू करना आवश्यक है। खासकर ओआरओपी में 2006 से पहले के सभी पेंशनर्स को एमएसपी का लाभ दिया जाना चाहिए। तभी जाकर ओआरओपी में मौजूद विसंगतियों का एक बड़ा हिस्सा खत्म किया जा सकेगा, अन्यथा ये विसंगतियां कभी समाप्त नहीं होंगी। यही वजह है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ओआरओपी के तहत एमएसपी का लाभ 2006 से पहले के पेंशनर्स को भी दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्याय अधूरा ही रहेगा। चलिए अब अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें न तो एफएमए का लाभ मिला है और न ही ईसीएचएस का। अब सवाल उठता है कि ऐसे में एरियर कैसे मिलेगा? दोस्तों, कई पेंशनर्स हैं जो न तो एफएमए प्राप्त करते हैं और न ही ईसीएचएस का लाभ उठाते हैं। हालांकि एफएमए के लिए कुछ निर्धारित मानदंड हैं, लेकिन ईसीएचएस के लिए ऐसा कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है। यदि आप डिफेंस पेंशनर हैं या डिफेंस फैमिली पेंशनर हैं तो आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं, तो आप कभी भी ईसीएचएस का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई पेंशनर्स हैं जो न एफएमए लेते हैं और न ही ईसीएचएस का। अब अगर कोई पेंशनर, मान लीजिए, अब ईसीएचएस लेना शुरू करता है तो वे पिछली अवधि का एफएमए का एरियर मांग सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि आपने पहले कभी ईसीएचएस या एफएमए का विकल्प ही नहीं चुना था तो एरियर की मांग पर सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना जरूरी होता है और बिना चुनाव किए एरियर का दावा करना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपको एफएमए का एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन कई पेंशनर्स के मामले में यह देखा गया है कि जब तक पेंशनर जीवित थे उन्हें एफएमए का लाभ मिलता रहा, लेकिन जैसे ही फैमिली पेंशन शुरू हुई न तो एफएमए मिला और न ही ईसीएचएस का लाभ। अब यदि किसी ने वर्तमान में ईसीएचएस लेना शुरू कर दिया है या एफएमए का विकल्प चुना है तो उन्हें फैमिली पेंशन शुरू होने से लेकर अभी तक का एरियर मिल सकता है। यह लाभ उन परिस्थितियों में संभव है जब संबंधित क्राइटेरिया पूरे किए गए हों। एफएमए का एरियर प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी शिकायत, ग्रीवेंस, दर्ज करनी होगी। इसके बाद पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, सीपीपीसी, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को एक निर्देशात्मक लेटर जारी करेगा। यहां आप एक ऐसा लेटर देख सकते हैं जिसमें पीसीडीए ने सीपीपीसी को यह निर्देश दिया है कि यदि किसी पेंशनर को पहले एफएमआई दिया जा रहा था और बीच में इसे बंद कर दिया गया तो उसका पूरा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट तैयार करके भेजें।
इसके आधार पर उन पेंशनर्स को स्पर्श एस्पार्श के माध्यम से एफएमए का एरियर भुगतान किया जा सके। ऐसे मामलों में दोस्तों, यह जरूरी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण सही ढंग से प्रस्तुत किए जाएं, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। एफएमए का एरियर तभी प्राप्त किया जा सकता है अगर पहले एफएमए का चयन किया गया था और वह सैंक्शन हुआ था, लेकिन बीच में उसे बंद कर दिया गया था। ऐसे मामलों में आप उस एरियर को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अभी सीधे एफएमए के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको पुराना एरियर नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब है कि एरियर केवल तब मिल सकता है जब पहले एफएमए का लाभ दिया गया हो और बाद में उसे रुकवाया गया हो। लेकिन नए आवेदन पर पुराने एरियर का दावा नहीं किया जा सकता। आइए अब हम अगली जानकारी पर चर्चा करते हैं। सेना मुख्यालय ने रिकॉर्ड के आधार पर डेटा मांगा था कि कितने पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का लाभ मिला है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि आज भी कई पेंशनर्स इस लाभ से वंचित हैं। सबसे पहले, एंट्री लेवल पे का मतलब क्या है? मान लीजिए आप 2006 से पहले सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और 1 जनवरी 2004 को आपकी भर्ती हुई थी, तो 1 जनवरी 2006 तक भी आप सिपाही ही थे। अब 1 जनवरी 2006 के बाद जो भर्ती हुए हैं, उन्हें एंट्री लेवल पे का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले भर्ती हुए पेंशनर्स को यह लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। उन्हें 6,460 की न्यूनतम बेसिक पे देकर भर्ती किया गया था, लेकिन जो पेंशनर्स पहले भर्ती हुए थे, जैसे 2003 या 2004 में, उन्हें 1 जनवरी 2006 के बाद 66 सीपीसी के रिवीजन के अनुसार 6,460 से कम फिक्सेशन दिया गया था। यह मामला कोर्ट में चला और आखिरकार यह फैसला लिया गया कि उन्हें भी 6,460 के हिसाब से फिक्सेशन दिया जाए। इसी तरह डायरेक्ट एंट्री हवलदार के मामलों में भी ऐसा ही रिवीजन किया गया। डायरेक्ट एंट्री नायक का भी एक सुधार का केस है। जो पेंशनर्स 1 जनवरी 2006 से पहले भर्ती हुए थे और 1 जनवरी 2006 के डेट में उसी रैंक में थे जिसमें वे भर्ती हुए थे, उनका फिक्सेशन कम किया गया था। ऐसे मामलों में उन्हें लाभ दिलाने के लिए एंट्री लेवल पे लागू किया गया था। इस संबंध में आर्मी मुख्यालय और डिफेंस मंत्रालय के कुछ लेटर्स हैं, जिनमें इस सुधार के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इन लेटर्स का उद्देश्य उन पेंशनर्स को उचित लाभ दिलवाना है जिनका फिक्सेशन पहले गलत तरीके से हुआ था। मैं उन लेटर्स को देखकर आपको समझाता हूं दोस्तों, आपको दिखाकर पूरी प्रक्रिया समझाता हूं, ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि कैसे आज भी बहुत सारे पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का लाभ नहीं मिला है, हालांकि यह लागू होना चाहिए था। अब जो पीएओ प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस हैं, वे सीधे सीधे इसे लागू करने से मना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको एंट्री लेवल पे का लाभ मिलना चाहिए, तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आखिरकार मेहनत और सही तरीके से मांग करने से ही आपको एंट्री लेवल पे मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। सबसे पहले एंट्री लेवल पे को समझने के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, जो 25 मार्च 2021 का है। इसी लेटर के तहत एंट्री लेवल पे को मंजूरी दी गई थी। इस लेटर में यह भी बताया गया था कि यह एंट्री लेवल पे किन किन पेंशनर्स पर लागू होगा। भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स के हिसाब से इंडियन आर्मी में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्समैन और सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफी जैसे पदों पर जो सीधे हवलदार रैंक में भर्ती होते हैं, उनके लिए एंट्री लेवल पे लागू किया गया था। एंट्री लेवल पे उन पेंशनर्स पर लागू था जो विशेष पदों पर भर्ती होते थे, जैसे कि धार्मिक शिक्षक, रिलीजियस टीचर और कैटरिंग जैसी भूमिकाओं में जो सीधे नायक रैंक में भर्ती होते हैं, उन्हें भी एंट्री लेवल पे का लाभ मिला था। इसके बाद इंडियन नेवी में डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिशियल फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स, जो आर्टिफिशियल रैंक में भर्ती होते हैं, उन्हें भी एंट्री लेवल पे लागू किया गया था। साथ ही स्पोर्ट्समैन और एक्टिंग पेटी ऑफिसर जैसे पदों पर भर्ती होने वालों को भी
एंट्री लेवल पे का लाभ मिला था। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स में एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर जो सर्जन रैंक में भर्ती होते हैं, उन्हें भी एंट्री लेवल पे का लाभ मिला था। इसके अलावा भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स के सभी सिपाही, चाहे वे किसी भी ट्रेड के हों, सभी को एंट्री लेवल पे लागू किया गया था। इस लेटर को जारी करने के बाद आर्मी मुख्यालय ने एक अलग से लेटर भी जारी किया था, जिसमें इस पे स्केल के लागू होने से संबंधित और अधिक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें आर्मी मुख्यालय ने रिकॉर्ड ऑफिस से रिपोर्ट और रिटर्न मांगा था, जिसमें यह जानकारी दी जानी थी कि कितने पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का लाभ दिया गया। अब यह 19 अप्रैल 2021 का लेटर है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किस किस पेंशनर को एंट्री लेवल पे में कितना पेमेंट फिक्सेशन लागू हुआ था। इस लेटर में एक टेबल भी दी गई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि सिपाही को एंट्री लेवल पे के तहत कितनी फिक्सेशन दी गई है। किसी भी ट्रेड के सिपाही को 460 रुपये के हिसाब से एंट्री लेवल पे के अनुसार फिक्सेशन लागू किया गया था, लेकिन बहुत से पेंशनर्स को 6,250 रुपये का फिक्सेशन दिया गया था। आज भी कई पेंशनर्स हैं जिन्हें एंट्री लेवल पे का लाभ नहीं मिला और उनका फिक्सेशन 6,250 रुपये ही हुआ है। आगे मैं आपको और डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें। इसके अलावा हवलदार का फिक्सेशन 8,560 रुपये होना चाहिए था, लेकिन जिनका फिक्सेशन उससे कम हुआ है वे भी इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं, और जो सीधे सीधे नायक रैंक में भर्ती हुए हैं उनके लिए भी यह मामला महत्वपूर्ण है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हवलदार का फिक्सेशन 9,300 रुपये होना चाहिए था, लेकिन जिनका फिक्सेशन इससे कम हुआ है उन्हें भी एंट्री लेवल पे का लाभ दिया जाना था। यह पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में दी गई है, जो यह क्लियर करता है कि एंट्री लेवल पे किसे लागू किया गया और किसके लिए इसका फिक्सेशन कम हुआ। इसके अलावा इस लेटर में और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनमें रिकॉर्ड ऑफिस से जानकारी मांगी गई है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सी सेक्शन में इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि किस पेंशनर को किस हिसाब से फिक्सेशन लागू किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें यह जानकारी होगी कि कितने पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का लाभ दिया गया है। यह डाटा एक एक्सेल शीट में तैयार किया जाएगा और इसका सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके बाद यह जानकारी टेक्निकल इंस्पेक्शन के दौरान चेक की जाएगी। जैसा कि इस लेटर में लिखा है, The above report will be put up to the inspecting officer during technical inspection. इसका मतलब है कि रिकॉर्ड ऑफिसर्स का जब टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा तो यह डाटा और रिपोर्ट उस दौरान इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एंट्री लेवल पे का लाभ सही पेंशनर्स को मिला है या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि रिकॉर्ड ऑफिस से यह निर्देश दिया गया है कि एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी एक्सेल शीट में इस प्रारूप के अनुसार दर्ज की जाएगी। यानी यह जानकारी तैयार की जाएगी कि कितने पेंशनर्स को आपने एंट्री लेवल पर लाभ दिया है, और यह जानकारी आपकी तकनीकी निरीक्षण में जांची जाएगी। इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट तकनीकी निरीक्षण के दौरान निरीक्षक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। वहां इस जानकारी की जांच की जाएगी, जिसमें सीरियल नंबर, आर्मी नंबर, रैंक, नाम, एनरोलमेंट की तारीख, डिस्चार्ज की तारीख, उसके बाद एरियर राशि यानी कि उन्हें एंट्री लेवल पे के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया है, और रेमिटेड ऑन यानी कि किस तारीख को उनका पैसा उनके खाते में डाला गया। इसके बाद लास्ट पेमेंट में कोई बदलाव हुआ है या नहीं, यह भी चेक किया जाएगा। साथ ही यह देखा जाएगा कि जब वे रिटायर हुए थे उस समय उनका बेसिक पे भी एंट्री लेवल पे लागू होने के बाद बदला है या नहीं। यह जानकारी भी यहां हां या नहीं के रूप में प्रदान की जानी थी। इसके बाद यह जांचना था कि क्या एलपीसी इनिशिएटिव सर्टिफिकेट भेजा गया है या नहीं। इसके बाद यह देखा जाता कि क्या पीपीओ रिसीव हुआ है। यदि एलपीसी भेजा गया था
ये पूरा डाटा शीट तैयार करके रिकॉर्ड ऑफिस ने इसे संग्रहित करना था। ये डाटा संग्रहित हुआ है या नहीं इसका पता नहीं है, लेकिन आज भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्हें यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें PAOR से गलत जवाब भी मिल रहा है। देखिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर समझाता हूं। चलिए दोस्तों, यहां PAOR ने रिकॉर्ड ऑफिस को एक पत्र भेजा है। ये देखिए, ये पत्र एविएशन रिकॉर्ड से है और POR ने दिसंबर 2024 में भेजा है, जो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये पत्र सिपाही सोमन जयनाथ के एंट्री लेवल पे के बारे में है। सोमन जयनाथ जी, आइए अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जो एक बड़ा खुलासा है। पेंशनर्स को PCDA ने OROP में धोखा दिया है। आपको भी अपना PPO चेक करना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है। भले ही आपको OROP 2 या OROP 3 मिल चुका हो, लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके PPO को देखकर समझाने का प्रयास करूंगा। यह एक बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए आपको भी अपना PPO चेक करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि OROP 2 या OROP 3 में कहीं न कहीं सेवा की अवधि, लेंथ ऑफ सर्विस, में 6 महीने का अंतर पेंशन में बड़े फर्क का कारण बन सकता है। खासकर OROP 3 के टेबल में यह अंतर अधिक देखा गया है। इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपकी सेवा की अवधि सही दर्ज की गई हो, ताकि आपको पेंशन में कोई गलत भुगतान न हो। मैं सबसे पहले आपको एक PPO दिखाता हूं जो OROP 3 लागू होने के बाद का है। ये एक बेहद संजीदा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये देखिए, यह एक सिपाही रैंक के पेंशन का PPO है, जिसमें पे ग्रुप E लिखा हुआ है। हालांकि अब तो X या Y के अलावा और कोई पे ग्रुप नहीं होता, लेकिन हम इसे सही करवा सकते हैं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, यह ध्यान देने योग्य है। इनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 2 दिन है, और इस आधार पर इनका जो बेसिक पेंशन है वह फैमिली पेंशन है। ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स हैं जो नॉर्मल रेट में पेंशन प्राप्त करते हैं। OROP 3 लागू करने के बाद इनकी पेंशन 12,195 रुपये हो गई है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। यानी कि 16 साल की सेवा के हिसाब से सिपाही का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन बिल्कुल सही और सही दर पर 12,195 रुपये है। यहां पर एक बड़ी गड़बड़ी है। इनका डेट ऑफ एनरोलमेंट 30 नवंबर है, 1972 है, और डेट ऑफ डिस्चार्ज 30 नवंबर 1989 है। अगर इन दोनों तारीखों के बीच की अवधि को आप कैलकुलेट करेंगे तो इनका कुल लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल निकलता है, न कि 16 साल 2 दिन जैसा PPO में दिखाया गया है। इस हिसाब से इनकी सेवा की अवधि में कोई गलती हो सकती है, और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। जी हां, इनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल के बजाय 17 साल होनी चाहिए थी, जैसा कि PPO में दिखाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण गलती है, और इस तरह की गड़बड़ी अन्य पेंशनर्स के साथ भी हो सकती है। यदि इनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल के बजाय 17 साल हो जाती है, तो OROP 3 के टेबल के हिसाब से इनका पेंशन 12,195 रुपये के बजाय 12,278 रुपये हो जाएगा। हालांकि यह बढ़ोतरी थोड़ा सा ही है, फिर भी यह फर्क पेंशन में महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, यह एक बड़ी समस्या है, और ऐसा शायद कई अन्य पेंशनर्स के साथ भी हुआ होगा। जैसा कि आपने देखा, इन पेंशनर्स को 16 साल की सेवा के हिसाब से पेंशन मिल रही है, जबकि उनका डेट ऑफ एनरोलमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज स्पष्ट रूप से 17 साल की सेवा दिखा रहे हैं। यह गड़बड़ी पेंशन के भुगतान में अंतर पैदा कर सकती है। अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ हो, तो यह जरूरी है कि आप अपना PPO चेक करें और इसे सही करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। तो आपको अपने वास्तविक लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से पेंशन प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। दोस्तों, जागरूक रहना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप अपना सही हक और पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप उम्रदराज पेंशनर हैं और आपको इस प्रक्रिया को समझने में कठिनाई हो रही है, तो अपने बच्चों से मदद लें ताकि आपका सही हक और पेंशन सुनिश्चित हो सके। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जरूरी जानकारी दी है।
आगे भी अगर कोई विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।